एक विमीय तरंग समीकरण। वांछित गुणों वाली एक विमीय तरंग समीकरण प्राप्त करने के लिए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तरंग फलन साई एक्स टी का x के सापेक्ष अवकलन करने पर व्यापक रूप से तरंग फलन k से गुणा हो जाता है तथा समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर यही तरंग फलन ओमेगा से गुणा हो जाता है। तब एक स्वतंत्र कण के संबंध E=p²/2m जो कि तुल्य है से संबंध ω=h×k²/2m के से यह सुझाव दृष्टिकर होता है कि वांछित समीकरण में समय t के साथ फलन साई का अवकलन एक बार तथा x के सापेक्ष तरंग फलन साई का अवकलन दो बार तथा x के सापेक्ष साई का तरंग फलन दो बार आना चाहिए। अतः हम निम्न समीकरण की कल्पना करते हैं। डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। समीकरण एक से यदि x साई एक्स टी प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी तथा साई एक्स टी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन के एक्स बाई ओमेगा टी का उपयोग समीकरण 4 में करें तो हम पाते हैं कि दोनों समीकरण 4 के हल नहीं हैं। अतः समीकरण 1 में साई एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी या एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी ही इसके हल हो सकते हैं। यदि गुणांक साई का एक विशेष मान लिया जाए, उदाहरण के लिए यदि हम माने कि गामा इज इक्वल टू आयटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू आयटा एच क्रॉस ई अपॉन पी स्क्वायर है इज इक्वल टू आयटा एच क्रॉस बाई 2m। माना कि साई एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी समीकरण 4 का हल हो जाएगा। विशेष बात यह है कि समीकरण 5 में गुणांक गामा केवल h स्क्वायर तथा m पर निर्भर करता है, जो कि इस वांछित समीकरण की मूल विशेषता होनी चाहिए। अतः हम ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि m द्रव्यमान के एक स्वतंत्र कण जिसका संवेग p है तथा तरंग फलन साई एक्स टी की एक विमीय समीकरण निम्न रूप में होनी चाहिए। डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू आयटा एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और आयटा एच क्रॉस इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। यह एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। इस समीकरण का एक औचित्य यह है कि एक स्वतंत्र कण के लिए साई एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी तरंग फलन का उपयोग करने पर हमें श्रोडिंगर के बाएं पद से लें तो डेल साई आयटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा साई तथा दाएं पद से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साई प्राप्त होते हैं। अतः श्रोडिंगर समीकरण हमें निम्न संबंध देती है। पी स्क्वायर बाई 2m को हम ई लिख सकते हैं, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साई, जो कि एक चिरसम्मत संबंध पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m के तुल्य है। एक स्वतंत्र कण के तरंग फलन साई एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू ई रेस्ट पावर के एक्स माइनस ओमेगा टी में p इज इक्वल टू एच क्रॉस के तथा e इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा का उपयोग हम करें तो साई एक्स टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आयटा एच क्रॉस ब्रैकेट में पी एक्स माइनस ई टी प्राप्त होता है। अतः उपरोक्त व्यंजन भी संवेग p तथा ऊर्जा e से गतिशील एक स्वतंत्र कण के तरंग फलन को निरूपित करता है। अब हमने अभी तक एक विमीय पढ़ी, अब हम इसका त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण लें
तथा उसमें हम फोर्स को भी इंक्लूड करें तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगा वो इस प्रकार होगा। एक कण की त्रिविमीय गति के लिए एक विमीय संबंध P h क्रॉस k के स्थान पर P = h क्रॉस k को हम लेते हैं k मॉडुलस ऑफ k वेक्टर = 2π/λ का उपयोग होना चाहिए तथा k एक संचरण सदिश कहलाता है। इस प्रकार एक विमीय तरंग फलन साई एक्स टी = आयटा kx - ओमेगा टी के स्थान पर हम साई आर टी e आयटा k डॉट आर, एक्स की जगह हमने r चेंज कर लिया और k हमने जो कंपोनेंट था उसकी जगह k डॉट r कर दिया माइनस ओमेगा टी का उपयोग करें। जहाँ पर r कण का स्थिति सदिश है तो त्रिविम में गतिशील कण एक स्वतंत्र कण के लिए E = p²/2m वेक्टर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m kx² प्लस ky² प्लस kz² होता है। अतः समीकरण 4 को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए तर्कों का हम पुनः उपयोग करने पर हम पाते हैं डेल साई बाय डेल टी = गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x², डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y² और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर। अतः साई आर टी का हल होगा यदि गामा = आयटा h क्रॉस/2m लें तो डेल साई बाय डेल टी = आयटा h क्रॉस/2m डेल स्क्वायर साई। यहाँ डेल स्क्वायर हमारे पास डेल फंक्शन है जो कि डेल स्क्वायर बाय डेल x² प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y² प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z² होता है। अतः एक स्वतंत्र कण के लिए यह त्रिविमीय समीकरण कहलाती है। अब एक स्वतंत्र कण की गति से संबद्ध तरंग फलन साई आर टी = आयटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी प्राप्त होता है। यहाँ पर आयटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी साई = ई साई है और माइनस h²/2m डेल स्क्वायर साई अपॉन 2m = p²/2m साई होता है, जो कि चिर सम्मत संबंध E = p²/2m से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक कण की ऊर्जा E तथा संवेग निम्न अवकलन संकारकों के द्वारा निरूपित किए जा सकते हैं। E को हम आयटा h क्रॉस डेल बाय डेल टी तथा P को माइनस आयटा h क्रॉस डेल के रूप में निरूपित कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि बाद में निरूपण यह जब तक कण स्वतंत्र नहीं रहता तब तक ही यह उपरोक्त समीकरण मान्य रहता है। अब हमने स्वतंत्र का इसमें हम बलों का भी समावेश करें तो माना कि किसी भी कण पर बल F कार्य रहता है तो इसके लिए उसकी स्थिर ऊर्जा V से हम इसको परिभाषित करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा जो बल है वो कंजर्वेटिव है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, और यह स्थिर ऊर्जा के अवकलन के गुणनफल के बराबर होता है। FRT = माइनस डेल ऑफ VRT से हम बल की उपस्थिति में कण की कुल टोटल ऊर्जा होगी E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी VRT है। यहाँ दाएं पद में हम p²/2m कण की गतिज ऊर्जा तथा द्वितीय पद VRT कण की स्थिर ऊर्जा है। इस समीकरण को हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं E साई = p²/2m साई प्लस VRT साई। अब क्योंकि स्थिर ऊर्जा कण के संवेग P या कुल ऊर्जा E पर निर्भर नहीं करती है, अतः हम इन संकारकों का उपयोग का करें तो E साई = आयटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी और p²/2m साई = माइनस आयटा h क्रॉस डेल अपॉन 2m होल स्क्वायर साई = माइनस h क्रॉस स्क्वायर/2m डेल स्क्वायर साई। इन समीकरणों का उपयोग करने पर हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है। आयटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी = माइनस h क्रॉस स्क्वायर/2m डेल स्क्वायर साई प्लस VRT साई। यह एक ऐसे कण का श्रोडिंगर समीकरण है जो बल क्षेत्र F में
गति करता है। इसे काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ बलों के समावेश युक्त श्रोडिंगर इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमने लाए गए तर्क हमारे पास ये उच्च कोटि के नहीं है, पर वास्तव में श्रोडिंगर समीकरण समाकलन करने पर तरंग फलन का जो समय आश्रित अंश प्राप्त होता है वह phi t = c e⁻∗et/h आता है। यहाँ c एक नियतांक है। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि c = 1 है, अर्थात VR इसी ऊर्जा में गतिशील कण के लिए कुल तरंग फलन psi RT = psi r टाइम इंडिपेंडेंट प्लस टाइम डिपेंडेंट फंक्शन e⁻∗h/et, जहाँ psi r काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन का हल है। अब श्रोडिंगर समीकरण के व्यापक गुण जो हमने समीकरण प्राप्त करी, इसके कौन कौन से व्यापक गुण हमें प्राप्त होते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन -h×2m del square प्लस VRT psi RT = i/h× del psi RT/del t में हमें निम्न गुण प्राप्त होते हैं। पहला, यह समय में प्रथम कोटि का अवकलन समीकरण है। यदि किसी क्षण t = 0 पर फलन psi r0 ज्ञात हो तो भविष्य में इसी गतिक अवस्था में भी तरंग फलन psi rt ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, यह psi में रेखीय समीकरण, अतः psi या psi के अवकलन युक्त पद ही है। इसमें कोई भी नियतांक पद या psi² या psi के अवकलन के वर्ग आदि पद नहीं है। इस प्रकार इस समीकरण के विभिन्न हलों से अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाता है। अतः psi1 व psi2 श्रोडिंगर के दो स्वतंत्र हल हैं, तो इनका रेखीय सम्मिश्रण psi = a1 psi1 + a2 psi1 भी इसके संभावित हल हो सकता है। यह एक होमोजीनियस समीकरण है। इस कारण इंटीग्रेशन ऑफ del v psi RT² का मान सभी समयों पर नियत रहता है। अतः तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण समय पर निर्भर नहीं करता है। चौथा है, समतल तरंग फलन भी श्रोडिंगर समीकरण का एक संभव हल हो सकता है। समतल तरंग फलनों से अध्यारोपण पर एक तरंग पैकेट का निर्माण किया जा सकता है। अतः तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण के संभावित हल हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका भौतिक महत्व। तरंग फलन की जो भौतिक सार्थकता है और इसकी व्याख्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका फिज़िकल जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। किसी भी स्थिर ऊर्जा VRT वाले बल क्षेत्र में गतिशील कण के संपूर्ण व्यवहार को तरंग फलन psi RT से वर्णित किया जा सकता है। psi RT एक सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स फलन है जिसका सीधा भौतिक अर्थ नहीं निकलता है। psi RT का संबंध किसी समय t पर एक कण की स्थिति r पर पाए जाने की प्रायिकता से होता है। अतः psi RT का मान उस क्षेत्र में अधिक होता है जहाँ पर कण के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, और अन्य स्थान पर जहाँ पर कण के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, वहाँ पर psi का मान भी नगण्य होता है या नेग्लिजिबल आता है। मैक्स बॉर्न ने सन 1926 में परिभाषित किया कि एक ऐसे कण को जो तरंग फलन psi RT से वर्णित किया जाता है कि किसी बिंदु x y z पर समय t पर पाए जाने की प्रायिकता psi RT मॉडुलस ऑफ psi RT² के मान के समानुपाती होती है। अर्थात psi RT तरंग फलन से वर्णित कण को की स्थिति प्रायिकता घनत्व पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। PRT = psi RT² = psi RT psi RT। यहाँ psi RT तरंग फलन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन है। इस परिभाषा के अनुसार PRT dV = psi RT
मॉडुलस ऑफ साई आर टी स्क्वायर डी वी होगा। किसी अल्पांश आयतन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू डी क्यूब आर में एक कण की पाए जाने की प्रायिकता देती है। इस कारण साई आर टी को हम प्रायिकता आयाम भी कहते हैं। बॉर्न की व्याख्या से क्वांटम यांत्रिकी में स्वीकार्य तरंग फलनों पर दो प्रतिबंध लग जाते हैं। प्रथम, तरंग फलन किसी स्थान पर भी अनंत नहीं हो सकता है, क्योंकि साई आर टी स्क्वायर डी वी कण की प्रायिकता को दर्शाता है और प्रायिकता का कभी भी अनंत नहीं होती है। दूसरा है, साई आर टी तरंग फलन साई आर टी का केवल एक ही मान होना चाहिए, क्योंकि किसी स्थान पर प्रायिकता के एक से अधिक मान अर्थहीन व्याख्या देते हैं। अब है तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। साई आर टी का भौतिक सार्थकता के अनुसार समय t पर स्थिति r पर आयतन अल्पांश dv में पाए जाने की प्रायिकता पी आर टी इज इक्वल टू पी आर टी डी वी इक्वल टू साई आर टी स्क्वायर डी वी होती है, क्योंकि संपूर्ण आकाश में तरंग का अस्तित्व कहीं न कहीं होगा। अतः इसकी जो प्रायिकता है इन्फिनिटी के लिए उसका मान 1 होगा। अतः संपूर्ण आकाश के लिए इस प्रायिकता का मान 1 होगा। उपरोक्त समीकरण को प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहते हैं। तरंग फलन साई का गुणांक इस प्रकार सामंजित किया जाता है कि तरंग फलन प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करे। ऐसे तरंग फलन को हम प्रसामान्यीकृत तरंग फलन या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। साई आर टी के गुणांक जिसका उपयोग करने पर साई का प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करते हैं, समय पर निर्भर नहीं करता। अतः प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध समय पर निर्भर नहीं करता है। साई आर टी काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण का हल है। यदि किसी समय पर साई आर टी को प्रसामान्यीकृत कर दिया जाता है, तब सभी समयों पर साई प्रसामान्यीकृत ही रहता है। दूसरा है, यदि साई आर टी के स्थान पर हम साई डैश आर टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आइटा अल्फ़ा साई आर टी लें, यहाँ अल्फ़ा कोई नियतांक है, तो हम पाएंगे कि साई आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू साई डैश आर टी स्क्वायर मॉडुलस इज इक्वल टू साई आर टी स्क्वायर होगा, अर्थात इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार गुणांक ई रेस्ट पावर आइटा अल्फ़ा को प्रवस्था गुणांक फेज फैक्टर कहते हैं। तरंग फलन की भौतिक सार्थकता स्थिति प्रायिकता घनत्व तथा प्रसामान्यीकरण पर प्रवस्था गुणांक पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जो तरंग फलन प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध 4 का पालन करते हैं, उनके वर्ग समाकलनीय फलन कहते हैं। साई के प्रसामान्यीकरण के लिए आवश्यक है कि x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, y टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, z टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तब साई अवश्य शून्य हो जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही समाकलन साई स्क्वायर डी वी एक परिमित नियतांक के रूप में प्राप्त होता है।